क्वेश्चन 43 है हमारे पास. इफ द पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स एफ आर इन द सेम डायरेक्शन देन द टॉर्क विल बी. अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स. और थीटा हम कौन सा यूज़ करता है? साइन थीटा का इस्तेमाल होता है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो. तो वो कहता है अगर ये दोनों ही, यानी कि फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बताइए यहाँ पे टॉर्क क्या होगा. अच्छा, टॉर्क का एक आपने ये फार्मूला भी देखा होगा, एफ डी. यहाँ पे वही है, फार्मूला सेम ही है. देखो, ये एफ इज़ फॉर फोर्स, डी किसके लिए है? डी है आपके पास मोमेंट आर्म के लिए. ठीक है. अब इसने पोजीशन वेक्टर मेंशन किया था कि वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है. अब ये दोनों क्या है? वेक्टर्स हैं. जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसका मतलब वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे. ठीक है. और इनके दरमियान में एंगल क्या होता है? हमेशा 0 डिग्रीज होता है. तो साइन 0 आपके पास किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है. तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? मिनिमम, जो कि 0 होगी. तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है. क्वेश्चन 44 है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाय. टॉर्क क्या है? एक क्रॉस प्रोडक्ट है. किसका? मोमेंट आर्म और फोर्स का. और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड रूल. ठीक है. और हेड टू टेल रूल किसके लिए इस्तेमाल होता है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए. क्वेश्चन 45 है, एट व्हाट एंगल, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है? हमें एंगल फाइंड करना है. कैसे, कब वो देखते हैं. द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड. आपके पास दो वेक्टर्स हैं. सपोज मैं यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी ने नाम दे रही हूँ. आप अपनी तरफ से एक्स वाई व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आप वो कह सकते हो. सो वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी हमने इन्हें कह दिया. वो कहते हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है. चलो, इफ़ दे वर टू बी कंबाइंड, अगर इन्हें हम, इनका एक कॉमन वेक्टर जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, इनका अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, ठीक है. रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ठीक है, रूट में. इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं. हमें उसने रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए नहीं कहा, जस्ट एक कंडीशन दे दी, अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालो तो उसका जो क्या क्या है इसने, इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उसी मैग्नीट्यूड का होगा जो ए और बी का मैग्नीट्यूड है. यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? ए बी के इक्वल हो जाएगा. तो इस कंडीशन में आपके पास एंगल क्या होगा? 120 डिग्रीज. ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है. यानी कि एंगल क्या होगा जब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. इनका अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए बी के वेक्टर के इक्वल होगा. तो इस केस में मैं हमेशा थीटा क्या होगा? 120 डिग्रीज. Then we have question 46. If the line of action of force passes through axis of rotation or the region, then its torque is. अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? देखो, जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लग रही होती है उसे लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं. मेरे पास एक यहाँ पे दरवाज़ा है, देयर इज़ अ डोर. ठीक है, हम इसे ऊपर से देख रहे हैं इसलिए ये ऐसा ऐसा दिख रहा है. ठीक है. अब ये दरवाज़ा एक साइड से फिक्स्ड है. ठीक है, जहाँ पे हिंजेस लगे हुए हैं वो साइड से ये दरवाज़ा फिक्स्ड है. यहाँ से ये मूव करेगा, खुलेगा, बंद होगा. सो फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ओपन द डोर, आप यहाँ से फोर्स लगाओगे. सो ये क्या होगा? ये लाइन ऑफ एक्शन है. आप इस जगह पे भी फोर्स लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी फोर्स लगा सकते हो. अगर आप यहाँ फोर्स लगाओगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जाहिर है. चलो, वो क्या रहा है? वो कह रहा है कि अगर आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the axis of rotation, ये यहाँ से पास कर रहा है. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स समझ आ गया क्या होता है? कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है. उसके बाद एक और टर्म इन्होंने इस्तेमाल किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये क्या होता है? देखो, जहाँ से आपके पास रोटेशन हो रही है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. समझो, यहाँ पे मेरे पास एक फ़ैन है, पंखा.
ठीक है। अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, वो ये है, या तो ये इनवर्ड होगा या तो ये आउटवर्ड होगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि वो एक्सिस जिसके अराउंड एक बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, एक बॉडी जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल इस दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है। ठीक है, इसके अराउंड बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर वो कहता है जो आप फोर्स लगाओगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन में, या फिर आप कह सकते हो ये जो ओरिजिन है, मैंने यहाँ पे दरवाजे का एग्जांपल लिया, अगर मैं जहाँ से दरवाज़ा अटैच्ड है मैं वहाँ पे फोर्स लगाऊँ, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास टॉर्क क्या होगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा ही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ आया, टॉर्क का फॉर्मूला हमने भी देखा था, क्या था, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर, एक उसने टर्म यहाँ पे यूज़ भी की है ओरिजिन की। हमेशा याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि एक ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमें एक पॉइंट की पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन। ठीक है, तो अगर आप जब भी ओरिजिन की बात कर रहे हो, इस जगह पे एट ओरिजिन पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होता है, ज़ीरो रहता है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर मेरे पास ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब ये पूरी टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा, फोर्स चाहे कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। बल्कि एक और चीज़ कि आपके पास थीटा भी क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। कैसे, फोर्स उसने बोला किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स लग रही है ओरिजिन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो जब फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर इसी डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे साइन ज़ीरो आ जाएगा। साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका मतलब टॉर्क आपके पास ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ओरिजिन पे हमेशा टॉर्क क्या होगी, ज़ीरो होगी। आपको ये डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता था कि ओरिजिन पे टॉर्क क्या होगी, ज़ीरो होगी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस जगह पे ज़ीरो होता है, तो टॉर्क ज़ीरो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास सवाल है 47, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है। देखो, हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। वेक्टर के पास ये दोनों चीज़ें हैं। स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्वांटिटी चाहे जो भी हो, वेदर इट्स अ स्केलर और अ वेक्टर, हमेशा उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। वो जो एक वेक्टर आप लिखते हो, जैसे अगर मैं एक वेक्टर लिखूं कि फोर्स जो है वो -40 न्यूटन है, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो -x डायरेक्शन में है, या -y डायरेक्शन, या -z डायरेक्शन में है, उस एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो ये जो माइनस है ये डायरेक्शन को दिखाता है हमेशा। तो डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए स्केलर क्वांटिटीज़ कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। वेक्टर नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। तो मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का कैन नेवर बी नेगेटिव। क्वेश्चन 48 है हमारे पास। इसके बाद द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। सो अनइक्वल फोर्सेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए जब उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ पाए। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस जिस पे रिजल्टेंट ज़ीरो आए, कम से कम अनइक्वल फोर्सेस कितनी होंगी। मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ये कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगी तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, 0 न्यूटन। तो बॉक्स, इसका मतलब ये है जो नेट फोर्स है, यहाँ पे रिजल्टेंट का मतलब क्या है, नेट फोर्स। तो जो नेट फोर्स लग रही है इस बॉक्स पे वो ज़ीरो है, यानी कि बॉक्स जैसे था रेस्ट में वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हम एक दूसरा बॉक्स ले लेते हैं, इस पे फोर्स लग रही है
और फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की, ठीक है। यहाँ से फोर्स लग रही है कितना, 10 न्यूटन की लग रही थी, वो लग रही है, ठीक है। अब ये फोर्सेस क्या कहलाएंगी, अब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, तो इन्हें हम कहेंगे अनइक्वल फोर्सेस। ये फोर्सेस कैसी हैं, अनइक्वल फोर्सेस हैं, ठीक है। इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो अब भी क्या आएगा रिजल्टेंट, 7 + 3 10 हो गया, 10 - 10 0 हो गया, तो यहाँ पे दोबारा से नेट फोर्स जो रिजल्टेंट है वो 0 न्यूटन आया। इसका मतलब अनइक्वल फोर्सेस में मिनिमम कितनी फोर्सेस होंगी, 1 2 3, मिनिमम 3 फोर्सेस अनइक्वल होंगी तो भी रिजल्टेंट 0 होगा। 3 से अगर कम हुआ, अगर आप 2 फोर्सेस की बात करें वो अनइक्वल नहीं हो सकती और इनका रिजल्टेंट भी 0 आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम 3 अनइक्वल फोर्सेस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। सो द आंसर वुड बी बी। टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क आपके पास हम इसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और पोजीशन वेक्टर का। ये प्रोडक्ट है फोर्स और मोमेंट आर्म का, तो ये भी सही है, ठीक है। एफ डी, ये सब ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 50 आपके पास न्यूटन, सॉरी टॉर्क का यूनिट क्या होगा। सो टॉर्क का यूनिट आपके पास होगा वो जो वर्क का यूनिट होता है, क्योंकि टॉर्क इज एनालॉगस टू वर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला से भी आपकी बता लगा सकते हो क्या यूनिट होगा। एफ डी के इक्वल होता है फोर्स का यूनिट न्यूटन, डी मोमेंट आर्म लेंथ है तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर। सो न्यूटन मीटर के बराबर होगा टॉर्क, ये ऐसा यूनिट होता है टॉर्क का। A body will be in complete equilibrium when it is satisfying what? देखो, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उस पर लगने वाली नेट फोर्सेस क्या हो, 0 की इक्वल हो, यानी कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये इक्विलिब्रियम में है, अगर इस बॉक्स की बात करूं तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस होती हैं, एक फर्स्ट कंडीशन और एक सेकंड कंडीशन, ठीक है। जो भी बॉडी ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, ऐसा हम कहते हैं कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज कंप्लीट इक्विलिब्रियम, जब एक बॉडी फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो वो बॉडी किस में होती है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो गया, लेकिन ये भी पता होना चाहिए आपको कि कंडीशंस हैं क्या। देखो, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें कहती है जब एक बॉडी पे लगने वाली सारी की सारी नेट फोर्सेस क्या हो, 0 हो, तो बॉडी पे एक्सेलरेशन 0 होगी, तो इसका मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, जब एक बॉडी पे लगने वाली नेट टॉर्क क्या हो, 0 हो। अब टॉर्क कैसे आएगी, जब एक बॉडी रोटेट कर रही है तो टॉर्क भी होगी उसमें, ठीक है। सो उस पर लगने वाली नेट टॉर्क 0 हो और जो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी जिसे आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो तो वो 0 हो, तो ये सेकंड कंडीशन है। तो एक ऐसी बॉडी जो कि फर्स्ट सेकंड दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा, ऐसा होता है क्या, मतलब लीनियर मोशन भी हो रहा है साथ में रोटेटरी मोशन भी हो रहा है, हाँ ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो एक बॉडी जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन कर रही है और उस पर लगने वाली नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। ओके, फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम आपके पास नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या हो, 0 के इक्वल हो, यानी कि इन शॉर्ट उस पर लगने वाली एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन 0। ये भी हमने ऊपर बात की थी, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो, नेट टॉर्क 0 हो, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0। अब ये ऑप्शन बी और सी अलग अलग लिखे हुए हैं, साथ में नहीं लिखे हुए, तो ऑप्शन ए इज द बेटर ऑप्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, तो इसको हम चूज़ करेंगे क्योंकि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। चलो, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो कहलाएगी स्टेटिक इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम 2 तरीके का होता है, एक स्टेटिक और एक डायनेमिक। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो स्टेटिक इक्विलिब्रियम होगा, अगर बॉडी
फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक विस्कस फ्लूइड था, इसमें मैंने एक बॉल डाली, ये बॉल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो ये बॉडी मोशन में तो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से इसके ऊपर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो दूसरा टाइप ये होता है, तो अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम।